वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग वॉल्यूम 1। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले इसको हम बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे कि इस पूरी सब्जेक्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक सिटी को वाटर सप्लाई करना है। ठीक है, एक सिटी को वाटर सप्लाई करना है, इसका पर्पस कुछ भी हो सकता है उस सिटी में, जैसे कि डोमेस्टिक पर्पस हो सकता है, इंडस्ट्रियल पर्पस हो सकता है, कॉमर्शियल पर्पस हो सकता है। तो कोई भी पर्पस, किसी भी पर्पस को सॉल्व करने के लिए हमको वाटर यहां पर भेजना है। तो एक सिटी के लिए पानी भेजना है, मान के चलिए ये कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में, इस सिटी में आपको वाटर भेजना है। तो सबसे पहले आपको एक सोर्स चाहिए जहां से हम वाटर को कलेक्ट करें। तो यहां मैंने एक सोर्स लिया है रिवर। क्या लिया है? रिवर। ठीक है, इस रिवर से हमने क्या किया है, फॉर एग्जांपल यहां पर एक डैम बना हुआ है, और यहां से हम वाटर को कैचमेंट एरिया से कलेक्ट करें। जो रिजर्वायर है यहां से हमने क्या किया है, पानी को कलेक्ट किया है। तो यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, कलेक्शन स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कहलाते हैं आपके इनटेक स्ट्रक्चर। क्या कहलाते हैं? इनटेक स्ट्रक्चर। तो हमने वाटर को रिजर्वायर से इनटेक किया है, तो दिस इज द इनटेक स्ट्रक्चर। नाउ क्या पानी को मैं डायरेक्टली सिटी में भेज दूं या फिर कुछ करें? यहां पर हमको पहले पानी का क्या करना पड़ेगा, वाटर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको कहां भेजेंगे? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। कहां भेजेंगे? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। देन आफ्टर हम यहां से वाटर को कलेक्ट करते हैं स्टोरेज रिजर्वायर में। तो ये आपने इसको पानी की टंकी में क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया है। ठीक है, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई। तो ये सिस्टम समझ में आया? हमने सबसे पहले क्या किया है, वाटर को सोर्स से कलेक्ट किया है। तो ये कलेक्शन सिस्टम हमको पढ़ना है कि इनटेक स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से इसको कलेक्ट करना है। उसके बाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करना है। अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को एक सिंगल यूनिट नहीं है, इसमें बहुत सारी यूनिट्स लगी होंगी सीरीज में, और एक एक यूनिट का फंक्शन जो है वो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल कि सबसे पहले इसमें स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीन्स लगे होंगे। जैसे वाटर में सोर्स से आप जब पानी को कलेक्ट करोगे तो इसमें हो सकता है लार्ज फ्लोटिंग इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे ब्रांचेज ऑफ ट्री, डेड एनिमल्स, प्लास्टिक बैग्स, कुछ भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले इनको रोकने की कोशिश करेंगे। हालांकि ट्रीटमेंट आपका यहीं से स्टार्ट हो गया, ये मान के चलो, क्योंकि इनटेक स्ट्रक्चर का भी पर्पज यही है कि हम पानी को इस तरह से कलेक्ट करें कि यहीं से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। आगे देखेंगे अभी। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग लगी होगी, फिर इसमें सस्पेंडेड इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती हैं, सॉलिड जो सेटल हो सकते हैं, तो उनको सेटलिंग के लिए सेटलिंग चैम्बर प्रोवाइड किया जाएगा, क्लैरिफायर जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब सेडिमेंटेशन टैंक लगा होगा, फिल्ट्रेशन के लिए फिल्टर लगा होगा, डिसइंफेक्शन के लिए डिसइंफेक्शन यूनिट लगी होगी, सॉफ्टनिंग प्रोसेस के लिए, हार्डनेस को कम करने के लिए सॉफ्टनिंग यूनिट लगी होगी। तो ऐसी बहुत सारी यूनिट्स इसमें लगी होती हैं। ठीक है, और हर एक यूनिट जो है अलग अलग फंक्शन के लिए डिजाइन की जाती है। लास्ट में जो कंसर्न रहेगा कि इसको हमने स्टोर करके फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू क्या कर देंगे, कम्युनिटी को ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने सबसे पहले, हमारा जो मेन कंसर्न है वो यहां तक पानी पहुंचाना है, लेकिन पानी को सही बना के पहुंचाना है। ऐसा नहीं कि इम्प्योर वाटर को हम यहां भेज दें जिसमें इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा हों। तो जो मेन फंक्शन निकल के आया है वो ये है कि हमको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करना है। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन किस डिस्चार्ज के लिए करना है हमें पता तो होना चाहिए। हमें पता तो होना चाहिए, जैसे आपने एक बीम डिजाइन की, तो बीम को किस लोड के लिए डिजाइन करना है, बीम को किस लोड के लिए डिजाइन करना है, वो लोड की कैलकुलेशन तो होनी चाहिए ना। तो यहां पर लोड कैलकुलेशन क्या है कि यहां ये पूरा सिस्टम कितने वाटर को कैरी करेगा। ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इसकी जो भी यूनिट लगी होगी इसमें कितने वाटर को ट्रीट करने के लिए लगाई जा रही है, तो वो डिस्चार्ज कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट हो गया। हमारा यहां क्या कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट हो गया?
इस डिस्चार्ज को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इस कम्युनिटी की डिमांड कितनी है, उतना ही तो हम यहां पे भेजेंगे। इस कम्युनिटी की डिमांड कितनी है, इसमें जितने भी लोग रह रहे हैं, जो ओवरऑल कम्युनिटी है, इस ओवरऑल कम्युनिटी की वाटर डिमांड कितनी है। जैसे जयपुर के लिए अगर हम बीसलपुर बांध से पानी भेजते हैं तो ऐसे ही थोड़ी भेज देंगे, चलो आज इतना भेज देते, आज 2 लाख लीटर बढ़िया है, कल 4 लाख लीटर भेज देंगे, कंपनसेशन चल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, वाटर को कम्युनिटी में भेजेंगे। तो वो कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी होगा हमारे लिए, और वो कैलकुलेशन क्या है, डिमांड। कैलकुलेशन क्या है, डिमांड, कि वाटर की डिमांड कितनी है उस कम्युनिटी में, वहां से डिस्चार्ज की कैलकुलेशन होगी। और डिमांड जो है वो डायरेक्टली डिपेंड होती है पॉपुलेशन पे। भाई टोटल डिस्चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, ये शहर में कितनी जनसंख्या है, तो हमको इसका मतलब पॉपुलेशन भी पता होनी चाहिए। पॉपुलेशन पता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो हमको पॉपुलेशन भी पता होनी चाहिए। जो आप वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन कर रहे हो, क्या आज के लिए डिजाइन कर रहे हो, आने वाले कुछ सालों के लिए तो डिजाइन करोगे ना, 15, 20, 25, 30 साल के लिए, ये तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि यहां जो आपने ये जो आज की पॉपुलेशन है, मान के चलिए जयपुर की पॉपुलेशन 60 लाख है, तो आपने बीसलपुर बांध से जो वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन की वो 60 लाख के लिए डिजाइन कर दी। ये तो 60 लाख तो आज है, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर देखी जाए तो पॉपुलेशन जनरली क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आने वाले एक साल में ही मान के चलो 60 से 70 लाख हो गए, कितने हो गए, 60 से 70 लाख। तो डिजाइन जो किया है आपने, जो वाटर सप्लाई स्कीम जो आपने डिजाइन की है, वो फेल हो गई या पास हो गई, फेल हो गई। तो इसका मतलब हमको पॉपुलेशन आज की पता नहीं करनी है, हमको पॉपुलेशन आने वाले डिजाइन लाइफ तक की पता करनी है। कि सिस्टम को आपने मान के चलिए 30 साल के लिए डिजाइन किया है, तो 30वीं साल में जो पॉपुलेशन होगी, 30 इयर्स के एंड में जो पॉपुलेशन है, वो आपको पता होनी चाहिए, उसकी कैलकुलेशन करना जरूरी है। तो हम इसमें पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं, वाटर डिमांड और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, ये दोनों पॉइंट मिलके आपको बताएंगे टोटल डिस्चार्ज कितना आएगा इसमें। और उस टोटल डिस्चार्ज से कैलकुलेट करके हम फिर सिस्टम को डिजाइन करेंगे। जब तक आपको लोड नहीं पता है तब तक आप डिजाइन नहीं कर सकते। आप स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियर हो तो स्ट्रक्चर में सबसे पहला कंसर्न होता है कि कितना लोड लग रहा है, उस लोड को रजिस्ट करने के लिए आपको एक बीम डिजाइन करनी है। तो सबसे पहले आपने लोड कैलकुलेशन की है, उसके बाद में आपने मटेरियल चूज किया है कि सर इस लोड को रजिस्ट करने के लिए M25 M30 ग्रेड की कंक्रीट यूज कर लेता हूं, इसमें इतने सरिये होने चाहिए, रिइंफोर्समेंट इतना लगा रहना चाहिए। आपने मटेरियल चूज किया, उस लोड से सेक्शन डिजाइन हो गया कि आपके सेक्शन की विड्थ और डेप्थ इतनी आई है। तो इस तरह से आपने कैलकुलेशन की। अब हमारे यहाँ ऐसा कैलकुलेशन तो है नहीं, हमारे यहाँ कैलकुलेशन है डिस्चार्ज का, कि टोटल डिस्चार्ज जिसके लिए सिस्टम को डिजाइन किया जाएगा वो कितना होगा। कि सर ये टोटल डिस्चार्ज जो है इनडायरेक्टली 2 पैरामीटर पर डिपेंड है, एक तो सिटी में वाटर की डिमांड कितनी है, और दूसरा कि सिटी की पॉपुलेशन कितनी है। और पॉपुलेशन भी कौन सी, जितने साल के लिए सिस्टम को हम डिजाइन करेंगे। इसकी डिजाइन लाइफ में किसी भी पॉइंट पे ये फेल नहीं होना चाहिए थ्रू आउट द डिजाइन लाइफ, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा इसमें अपने का, वो क्या रहेगा बताओ, चैप्टर नंबर 1 अपना, इसमें रहेगा वाटर डिमांड, वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। चलो लिखो पहला चैप्टर। ठीक है, अब देखो हमने लोड कैलकुलेट कर लिया। जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इसका काम है पानी को ट्रीट करना। तो पानी का ट्रीटमेंट करने से पहले हमको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कि पानी में भाई हार्डनेस इतनी होनी चाहिए, सस्पेंडेड सॉलिड्स इतने होने चाहिए, इसकी पीएच इतनी होनी चाहिए, कलर ऐसा होना चाहिए, टेस्ट ऐसा होना चाहिए। ये सब क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए इनको हम 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। अब जैसे कहा जाए कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें कोई भी बायोलॉजिकल मैटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए।
तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपने रीड की है, आपको पता है कि सर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए, और आपने देखा सर सोर्स से जो मैंने पानी कलेक्ट किया है उसमें बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो क्या करना पड़ेगा? ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट करने से पहले हमको बीमारी का पता करना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी डॉक्टर के पास पहुंच गए, डॉक्टर ने कोई इन्वेस्टिगेशन किया नहीं है, आपको चढ़ रहा है बुखार और दस्त की टेबलेट दे रहा है? ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो पहले इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, पहले वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स का इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं लगेगा कि इसमें कितना पैरामीटर प्रेजेंट है, कौन सा पैरामीटर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि बहुत ज्यादा सॉलिड है, बहुत ज्यादा सस्पेंडेड सॉलिड है इसमें, तो उनको कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। हार्डनेस अगर बहुत ज्यादा है तो उसको कम करना पड़ेगा। मान के चलिए फ्लोराइड, फ्लोराइड जो है वो बहुत कम है। अब कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो कर देना है सबको, हर पैरामीटर की कुछ ना कुछ क्वांटिटी जो है वो नेसेसरी होती है। जैसे आयरन के लिए बोला जाता है कि भाई एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन हार्मफुल होता है, लेकिन आयरन होना तो चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब मान के चलिए फ्लोराइड बहुत कम है। अब फ्लोराइड जो है आपको भी पता है कि टूथ एंड बोन फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बच्चे के जो दांत आते हैं नए नए, तो उसकी फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्लोराइड रिस्पॉन्सिबल है। अगर फ्लोराइड 1 ppm से कम है तो बच्चे के दांत प्रॉपरली नहीं आते हैं, और अगर 1.5 ppm से ज्यादा है तो उसके बने बनाए दांत खराब हो जाते हैं। पता है आपको ये चीज? तो आगे पढ़ेंगे इन सारे पैरामीटर्स को। तो दूसरा जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है वाटर क्वालिटी पैरामीटर। क्या रहेगा? वाटर क्वालिटी पैरामीटर, चैप्टर नंबर 2। वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर में तो हमने डिस्चार्ज का लोड कैलकुलेट किया है कि इस सिस्टम को कितने डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करना है। उसके बाद में हमने दूसरे चैप्टर में ये देखा है कि पानी का ट्रीटमेंट तो करना है, लेकिन उससे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है कि पानी में कौन कौन सा पैरामीटर कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। अब तीसरा ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा, तीसरा चैप्टर कौन सा होना चाहिए? ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तीसरा चैप्टर जो है आपका ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो आपने सोर्स से वाटर को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद ट्रीट कर दिया। अब ट्रीट करने के बाद क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। तो फोर्थ चैप्टर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसके बाद में जो भी और कुछ बचेगा उसको मिसलेनियस में पढ़ लेंगे इसी चैप्टर में। जैसे पाइप्स, पूरा पाइप्स को हमको पढ़ना पड़ेगा। वाटर सप्लाई स्कीम में मेन कंपोनेंट है पाइप, तो पाइप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह के पाइप होते हैं, उनमें कौन कौन से जॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं, कौन कौन से वॉल्व प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ अपन इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब फर्स्ट चैप्टर से अपन स्टार्ट करेंगे, वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ये दिखाई दे रहा है पीछे? अब दिखाई दे रहा है लास्ट में? यस और नो? तो सबसे पहला पॉइंट जो है वाटर डिमांड्स। देखिए, वाटर की क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो पानी का यूज है वो किस किस फील्ड में है। एक सिटी में हम पानी भेज रहे हैं तो केवल अपने तक सीमित मत रहिए कि नहीं सर हमको यूज करना है। पानी कहां कहां पर यूज हो रहा है एक सिटी में, एग्रीकल्चरल वाटर को छोड़ के जहां पे भी वाटर यूज हो रहा है उन सारे फेजेस को आप याद कीजिए। कि सबसे पहला जो पॉइंट है डोमेस्टिक वाटर डिमांड, घरों में पानी हो रहा है यूज। जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं जैसे कि आपके घर, प्राइवेट बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? हमारे घर।
तो जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं उसमें कुकिंग, बाथिंग एक्सेट्रा, इन सब सारे पर्पज के लिए पानी यूज हो रहा है, उस डिमांड को हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक वाटर डिमांड। उसी तरीके से उस सिटी में इंडस्ट्रीज में भी पानी जा रहा है, तो इस डिमांड को हम क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल डिमांड। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल। इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉमर्शियल हब्स हैं, मार्केट हैं, ऑफिस हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज हैं, रेलवे, एयरपोर्ट, इस यहाँ पर हर जगह क्या हो रहा है? पानी यूज हो रहा है। तो इन जगहों पर जितना पानी यूज हो रहा है, इस डिमांड को हम क्या बोलेंगे? इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वाटर डिमांड। सिमिलरली पब्लिक यूज, अभी तक हमने 3 कैटेगरी देखी कि सबसे पहले अपने घर, उसके बाद में इंडस्ट्री और उसके बाद में इंस्टीट्यूट और कॉमर्शियल एक्टिविटी। इसके अलावा और कोई भी जगह या और कोई भी सिस्टम बचा हुआ है जहां पानी यूज हो रहा है? बताओ कहां यूज हो रहा है? नहीं, ये तो चलो ठीक है, इसको बताओ ये कहां यूज हो रहा है? ये गार्डन्स, पब्लिक गार्डन्स में पानी यूज हो रहा है। अब वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आया है, वो ना तो डोमेस्टिक में आया है, ना इंडस्ट्रियल में आया है, ना ही कॉमर्शियल में आया है। वो स्पेशल क्लास का वाटर हो गया जो पब्लिक गार्डन्स में, वॉशिंग ऑफ रोड्स, आपने देखे होंगे रोड को कई बार धोते हैं, गर्मियों में हम रोड को ठंडा करने के लिए पानी भी डालते हैं, तो ये डिमांड किस में चली जाएगी? पब्लिक यूज में। कहां चली जाएगी? पब्लिक यूज में, जो डायरेक्टली पब्लिक के यूज हो रही है। नेक्स्ट है फायर डिमांड। अच्छा, ये 5 हो गया, इसको हम लिखेंगे फायर डिमांड। ठीक है, फायर डिमांड। देखिए, ये एक ऐसी डिमांड है जिसकी क्वांटिटी तो बहुत कम है, जिसकी क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन इसको हमेशा स्टोर करके रखना पड़ता है। ठीक है, फायर डिमांड का मतलब है कि कहीं भी अगर आग लग गई इमरजेंसी में, ठीक है, कहीं भी आग लग गई तो उस जगह पर हमको एक एडिशनल वाटर सप्लाई देनी पड़ेगी, और उस एडिशनल वाटर सप्लाई को हम क्या बोलेंगे? फायर डिमांड। तो इसको आपको हमेशा स्टोर करके रखना होता है। अब मान के चलिए कि जयपुर की पॉपुलेशन है 60 लाख, और नॉर्मली हम 1 LPCD, अब LPCD क्या होता है? LPCD, लीटर पर कैपिटा पर डे। एक आदमी को एक दिन में कितने पानी की रिक्वायरमेंट है? LPCD। एक आदमी मतलब व्यक्ति, पर्सन। आदमी औरत का ऐसा डिफरेंशिएट मत करना, आदमी का मतलब मैं बोल रहा हूं पर्सन। एक पर्सन को एक दिन में कितने लीटर की जरूरत पड़ रही है, उसको हम एक यूनिट से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लीटर पर कैपिटा पर डे। इसको LHD भी बोलते हैं, लीटर पर हेड। क्या बोलते हैं इसको हम? लीटर पर हेड। हेड का मतलब भी वही है और कैपिटा का मतलब भी वही है। तो एक आदमी को एक दिन में कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, उसको हम डिनोट करेंगे LPCD। जैसे मान के चलिए मैंने लिख दिया 50 LPCD, तो 50 लीटर पर कैपिटा पर डे। जनरली हम फायर डिमांड के लिए 1 LPCD कलेक्ट करके रखते हैं। कितनी? 1 LPCD। अब 1 LPCD आप बोलोगे सर इतना सा, देखो आप कितना है, 1 लीटर पानी, इसको स्टोर करके रखना है। जयपुर की पॉपुलेशन है 60 लाख, बताइए टोटल कितना स्टोर करके रखना पड़ेगा आपको? 60 LPCD टोटल बताओ। एक आदमी एक दिन में 1 लीटर स्टोर करके रखना है एक आदमी के लिए, और पॉपुलेशन कितनी है? 60 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 60 लाख लीटर आपको स्टोर करके रखना है। कितना? 60 लाख लीटर। अब हाँ, पर डे ये स्टोर करके रखना है, अगर यूज नहीं होगा तो कैरी फॉरवर्ड चलता रहेगा। ऐसे थोड़ी है कि एक अलग से टैंक बना रखा है उसमें 60 लाख लीटर भर के रखा है, जब आग लगेगी तब यूज करेंगे। इस सिस्टम में होगा वो जो आपका जो स्टोरेज रिजर्वायर है, जो पानी का टैंक बनाया हुआ है, एलिवेटेड टैंक्स देखे हैं आपने, जब इसको डिजाइन करते हैं तो इसका अलग कंसर्न है, वो बताऊंगा मैं अभी। तो यहां पर जितना भी आपने स्टोर किया है वो ऐसे स्टोर नहीं किया है, वो रनिंग कंडीशन है सब। जो आपका स्टोरेज रिजर्वायर है जिसको इंज टैंक बोला जाता है, पानी की जो एलिवेटेड टंकी है उसको क्या बोलते हैं टेक्निकली? इंच टैंक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इंच टैंक बोलते हैं उसको। तो इंच टैंक जो है सबसे पहले बैलेंसिंग स्टोरेज के लिए डिजाइन किया जाता है। बैलेंसिंग स्टोरेज का मतलब होता है डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, कितनी डिमांड और कितनी सप्लाई जा रही है उसको मेंटेन करने के लिए। दूसरा उसमें फायर डिमांड होता है फिर एडिशनल। इंच टैंक जो है पहला, इसका टोटल वॉल्यूम अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है। पहला बैलेंसिंग स्टोरेज, बैलेंसिंग स्टोरेज।
दूसरा फायर डिमांड, जो आपको हमेशा स्टोर करके रखना है यहां पर, और तीसरा होता है इमरजेंसी स्टोरेज। अब ये इमरजेंसी स्टोरेज क्या होता है, देखो इसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके यहां पर वाटर को एडिशनली रखते हैं। जैसे मान के चलिए कुछ कैलकुलेशन में नहीं है, बट हो सकता है कि यहां पर किसी की रैली हो, कोई फेस्टिवल हो, तो इस तरह के जो मास लेवल पे जो गैदरिंग होती है वहां पर डिमांड क्या हो जाती है, सडनली बढ़ जाती है। अब वो कैलकुलेशन में नहीं थी आपके, वो कहीं भी इस कैलकुलेशन में नहीं है लिखा है, रैली डिमांड, गैदरिंग डिमांड, कहीं नहीं लिखा ना इसको, तो है ही नहीं वो। लेकिन उस फैक्टर को हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी में कंसीडर करना है, इसलिए हम एक इमरजेंसी स्टोरेज भी रखते हैं। फायर डिमांड को तो हमने स्पेशली यहां क्या कर दिया, डिनोट कर दिया है, तो उसको इमरजेंसी नहीं बोलेंगे। अब हमने कैलकुलेशन किया उसकी, उसको कंसीडर किया है, तो इसलिए हमने क्या किया यहां पर फायर डिमांड, बैलेंसिंग स्टोरेज, और तीसरा जो होगा वो इमरजेंसी स्टोरेज। और इस टोटल डिस्चार्ज के लिए फिर हम एक रिजर्वायर को डिजाइन करते हैं, वो आगे देखेंगे। अभी लास्ट जो डिमांड है वो है लॉसेज एंड वेस्ट को कंपनसेट करने के लिए, द वाटर डिमांड टू कंपनसेट लॉसेज एंड वेस्ट। आपको भी पता है कि वाटर सप्लाई स्कीम के जितने भी कनेक्शन हम बनाते हैं कोशिश करते हैं कि वाटर प्रूफ हो, कहीं भी लीकेज ना हो, बट 100% वाटर प्रूफ नहीं बनता है। वाटर यहाँ पे क्या होगा, लीक होता रहेगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जॉइंट टूट जाता है, कई बार फव्वारे ही बन जाते हैं, हाँ ठीक है, रोडों पे पानी भर जाता है, देखा होगा आपने। तो इस तरह का वेस्ट भी होता है। कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन में ही नहीं होता। ये जो है लॉसेज एंड वेस्ट, इसमें दो ही चीजें, एक तो आपका जो प्लम्बिंग वर्क है वो सही नहीं था जिसकी वजह से जॉइंट्स लीक कर गए, दूसरा जो है वो है थेफ्ट, चोरी। ठीक है, चोरी होती है, पानी की चोरी आपने देखी या नहीं देखी वो बात अलग है, लाइट की चोरी सबने देखी होगी। तो लाइट भी देख तरह का फ्लूइड ही है जो फ्लो हो रहा है तारों में, हो रहा है कि नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो उसकी भी तो चोरी हो रही है। तो ऐसे ही जहां पर अनऑथराइज कनेक्शंस होते हैं वाटर के, उनमें भी तो वेस्ट होता है वाटर। तो इसको कंपनसेट करने के लिए भी हमको वाटर को इंक्लूड करना पड़ेगा या डिमांड को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये 6 तरह की डिमांड हमको पढ़नी है। और इसके अलावा अब कोई याद आ रहा हो तो बताओ आप, इन 6 के अलावा सिटी में कहीं और जगह पानी जा रहा है, बताओ। आप पूछो, मैं बताता हूं कि किस में आएगा वो। जैसे अगर मैं बोलता हूं हॉस्पिटल में यूज हो रहा है, किस डिमांड में जा रहा है, कॉमर्शियल में जा रहा है। एयरपोर्ट पे, ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं आप कि कोई भी हमने ऐसा पर्पस नहीं छोड़ा है जहां पर पानी यूज हो रहा हो एक सिटी में, इसके अलावा और कुछ याद नहीं आएगा। ठीक है, तो आप स्टार्ट कीजिए और लिखिए इसको। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब अपने मेन कंसर्न पे आते हैं। अपन ने इसका एक सिस्टमैटिक प्रीफेस तैयार कर लिया है कि हमको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये जितने भी तरह की डिमांड्स आप देख रहे हो ना, इनकी डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है। और आरपीएससी एएन की जिस हिसाब की एक एग्जाम है ना, वहां पर इस तरह के फालतू क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि यहां पर जितनी भी डिमांड्स है इनके कुछ आईएस कोड प्रोविजंस हैं। हम इन सब को ऐड करके और लास्ट में निकालेंगे, लास्ट में कैलकुलेट करेंगे हम टोटल वाटर डिमांड। ठीक है, टोटल वाटर डिमांड, क्लियर। सारी डिमांड्स को ऐड करके जो भी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल वाटर डिमांड। पहला क्वेश्चन बनता है कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितना परसेंट है टोटल वाटर डिमांड का। परसेंटेज फ्रैक्शन पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता? परसेंटेज फ्रैक्शन आपसे पूछ सकता है कि भाई इसमें कितना पार्ट चला जाता है, और मोस्ट ऑफ पार्ट इसी में जाता है 50 से 60%। उसके बाद कुछ आईएस कोड प्रोविजंस है, जैसे डोमेस्टिक वाटर डिमांड की जो रेंज है वो कहां से कहां तक लाई करती है, तो 135 से लेके और 225 एलपीसीडी तक जितनी भी डोमेस्टिक एक्टिविटीज हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो आईएस कोड प्रोविजन देता है वो है 135 से 225 एलपीसीडी, कि एक आदमी को अपने जो डेली वर्क हैं उनको कंप्लीट करने में 135 से 225 लीटर की रिक्वायरमेंट होती है एक दिन में। उसी तरीके से अगर यहां पर और कैटेगराइज करेगा तो पूछ लेगा कि भाई जो कम्युनिटी है वो दो तरह की होती हैं, एक एलआईजी और एक एचआईजी। एलआईजी का मतलब होता है लो इनकम ग्रुप और एचआईजी का मतलब होता है हाई इनकम ग्रुप। तो
तो LIG में कितनी वाटर डिमांड रखी जाती है और HIG में कितनी होती है? तो LIG में होती है आपकी 135। कितनी होती है? 135। जितनी भी LIG कॉलोनी होती है उनको कैसे डेजिग्नेट किया है? वाटर की टर्म में हमने उसको फ्लशिंग सिस्टम, फुल फ्लशिंग सिस्टम, अगर जिनके घरों में फुल फ्लशिंग सिस्टम है वो HIG कैटेगरी में। HIG का मतलब हाई इनकम ग्रुप। और बेसिकली अब स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर घर में क्या है? शौचालय है। ठीक है? तो इसका मतलब सब आप HIG में हो, LIG में हो ही नहीं। किस में हो? HIG में, हाई इनकम ग्रुप कॉलोनीज। तो इनके लिए जो वाटर डिमांड होती है डोमेस्टिक में वो होती है 200 LPCD, 200। कितनी होती है? 200। ठीक है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा कि कहां कहां पर यूज हो रहा है। उसके बाद IS कोड प्रोविजन क्या है? एक होता है हाई इंडस्ट्रियल सिटी, एक होती है नॉर्मल इंडस्ट्रियल सिटी, कैटेगराइज कर सकता है। फिर पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा पानी किस में यूज होता है, कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है? सेम क्वांटिटी का अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो पेपर इंडस्ट्री में। पल्प बनाने के लिए, पेपर के लिए पल्प बनाना पड़ेगा, लुगदी बनानी पड़ेगी, और उस पल्प को बनाने के लिए हमको क्या जरूरत है? पानी की जरूरत होती है। तो इसलिए पेपर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पानी यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे आपका इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वाटर डिमांड, तो इसमें बहुत सारे ऑफिसेज, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, मतलब कैटेगरी बन जाएगी इसमें। हॉस्पिटल, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इस तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, आपके ऑफिसेज, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज, मॉल, मार्केट, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। जहां जहां इन सब जगह पानी यूज हो रहा है। सबसे ज्यादा पानी कहां यूज होता है? हॉस्पिटल्स में। देखो, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां पर डोमेस्टिक पर्पज जैसे ही सॉल्व होते हैं सारे पर्पज। हॉस्पिटल के पर्पज अगर आप देखोगे ना तो डोमेस्टिक से ज्यादा ही निकल के आएंगे। हॉस्पिटल में कुकिंग भी होती है, पेंट्री होती है उनमें। ठीक है। दूसरी बात, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को नहलाया धुलाया जाता है, तो घरों में वही काम करते हो आप। ठीक है। कपड़े भी धोए जाते हैं, तो घरों में भी वही काम करते हो। इसके अलावा लेबोरेटरीज भी होती हैं हॉस्पिटल में, वहां पर पानी यूज होता है। हॉस्पिटल का एरिया बहुत बड़ा, तो उनकी वॉशिंग, एक आपका घर में तो क्लीनिंग चलो मान के चलो एक बार से काम चल जाएगा, हॉस्पिटल में कम से कम 3-4 बार चलता रहता है कंटिन्यू। तो सबसे ज्यादा जो पानी यूज होगा कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल एरियाज में, उनमें हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा होगा। कहां पर ज्यादा होगा? हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट, आपको अभी डिस्कस किया था फायर डिमांड एंड वेस्ट एंड लॉस। तो आप फर्स्ट वन स्टार्ट कीजिए, डोमेस्टिक वाटर डिमांड। नोट डाउन करो या बोल के करवाऊं? देखो, बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन हाउसेज इज कॉल्ड एज वाटर, डोमेस्टिक वाटर डिमांड। देखो, इसमें तो लिखना पड़ेगा आपको, चाहे मैं बोल के लिखाऊं या आप डिस्प्ले देख के लिखें, वही कंसर्न है। एज पर IS कोड, द वाटर कंजम्पशन ऑफ कितना है? 135 से 225। तो ये आपको याद होना चाहिए प्रॉपरली, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन इस तरह से आएंगे आपके। डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितनी होती है, उसकी रेंज क्या है? तो 135 से 225 लीटर पर हेड पर डे, लीटर पर डे पर कैपिटा। ये जो लिखा हुआ है, बट इन डेवलप्ड कंट्रीज दिस फिगर में बी 350। डेवलप्ड कंट्रीज लाइक USA वगैरह में ये फिगर जो है 350 तक पहुंच जाता है। ठीक है? हैं? चलो लिखो लिखो। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि LIG और HIG, तो लो इनकम ग्रुप, वही पॉइंट है। LIG के लिए कितना है? 135। LIG के लिए चेक करो एक बार, देखो LIG के लिए है 135। HIG के लिए, जिनमें फुल फ्लशिंग सिस्टम लगा हुआ है, उनके लिए 200 LPCD। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद करके रखेंगे।
ड्रिंकिंग में 5, कुकिंग में 5, बाथिंग में 55। वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, यूटेंसिल्स बर्तन, वॉशिंग एंड क्लीनिंग हाउसेज एंड रेजिडेंस। तो अगर आप इसको देखें और जनरल क्वेश्चन देखें यहां पर, तो बाथरूम्स में जब सबसे ज्यादा पानी यूज हो रहा है, देखो वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, बाथिंग और यहां पर फ्लशिंग वाटर क्लोजेट। तो 55, 20 एंड 30। लिख लिया? चलिए, तो नेक्स्ट जो कंसर्न है वो है अपनी इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। अब इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड का मीनिंग समझो। क्या मीनिंग है बताओ? जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में यूज होने वाले वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को हम क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। जनरली जो इसकी रेंज है, रेंज का मतलब है, अब सिटीज में कई सिटी ऐसी होती है जिनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, और कई सिटीज ऐसी होती है जिनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम होता है। तो यहां पर दो रेंज बनाई है, एक है नॉर्मल इंडस्ट्रियल सिटी और एक है हाई इंडस्ट्रियल सिटी। तो अगर हम नॉर्मल इंडस्ट्रियल सिटी की बात करें तो उसमें जो वाटर डिमांड होता है वो कितनी? 50 एलपीसीडी, 50 एलपीसीडी। अब आप बोलोगे सर इंडस्ट्री में भी एलपीसीडी आ रहा है, लीटर पर कैपिटा पर डे, ये क्या कंसर्न है? मतलब आपने हर पॉइंट को कैसे डिनोट कर रखा है? पॉपुलेशन से डिनोट कर रखा है, पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में बता रखा है। जबकि इंडस्ट्री में तो जो यूज वाटर यूज होगा वो किसी प्रोडक्ट को बनाने में यूज होगा, वहां पॉपुलेशन कहां आ गई? देखो इसका कंसर्न, इसकी कैलकुलेशन अपन बाद में करेंगे कि हर जगह ये एलपीसीडी को कैसे कंसीडर कर रहा है। वहां तो एक बल्क में पानी जाएगा, जैसे पेपर इंडस्ट्री है तो वहां पर 5 लाख लीटर पानी गया है, 10 लाख लीटर गया है, तो वो तो एक बल्क में हो गया ना। लेकिन वहां पे कैलकुलेशन में एलपीसीडी कैसे आ गया? आईएस कोड प्रोविजन में। ये कैलकुलेशन अपन लास्ट में करेंगे जब सारे पैरामीटर्स और सारे डेटा लिख लेंगे। तो मैंने क्या बताया? इंडस्ट्रियल सिटी, सॉरी, हाई इंडस्ट्रियल और नॉर्मल इंडस्ट्रियल। हाई इंडस्ट्रियल में ये जो डिमांड है ये बढ़ के 450 हो जाती है। कितनी? 450, 450। इन केस ऑफ हाई इंडस्ट्रियल सिटी द इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड इज 450 एलपीसीडी, जबकि नॉर्मल केस में कितनी हो जाएगी? 50। तो एक रेंज मिल गई हमको, कितनी? 50 से 450। क्लियर? चलिए, यही पॉइंट है। टोटल परसेंट कितना आ रहा है? 20 to 25%, 20 to 25%। लिख लिया आपने? चलिए, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल इंडस्ट्रियल सिटी के लिए कितना होता है ये? 50, और हाई इंडस्ट्रियल सिटी के लिए 450। दोनों पॉइंट मेंशन है। फॉर हाई इंडस्ट्रियल cities this demand may be computed to be 450 LPCD, whereas for normal industrial cities this demand may be computed to be as 50 LPCD। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, आईएस कोड प्रोविजंस। अब चाहो तो टेबल बनाओ, केवल आपको ये दिखाने के लिए कि सबसे ज्यादा किस में यूज हो रहा है। देखो एक बार, पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है? तो इस पॉइंट को अपन मेंशन कर लेंगे नोट में, ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, केवल इसलिए कि आपको पता रहे कि सबसे ज्यादा किस में यूज हो रहा है? पेपर इंडस्ट्री में। पेपर इंडस्ट्री में 200 से 400 किलो लीटर तक पहुंच गया वाटर 1 टन के लिए। नोट में एक सिंपल लाइन लिखनी है, दिस डिमांड is highest, this demand is highest in paper industry
एज कंपेयर टू इन अदर इंडस्ट्रीज। बस ये पॉइंट मेंशन करना है यहाँ पर। और जैसा आपको टेबल में दिखाई दे रहा है, देखो व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूनिट 40 केजी किलो लीटर वाटर यहाँ यूज हो रहा है। इसी तरीके से फर्टिलाइजर्स में 1 टन प्रोडक्शन के लिए कितना यूज हो रहा है, 80 से 200। वहीं लेदर, जो आपका लेदर फॉर्मेशन है, उसमें 1 टन या 1000 किलोग्राम के लिए कितना हो रहा है, 40 से, हाँ मतलब इसको 40, हाँ 4 टन या 40 किलो लीटर में। इसी तरीके से पेपर इंडस्ट्रीज में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है कितना, 200 से 400। मिनिमम नहीं पूछेगा आपसे, कम तो किसी में भी हो सकता है। जैसे आप पेट्रोलियम रिफाइनरी देखोगे तो यहां कितना जा रहा है, 1 से 2। इसी तरीके से शुगर में देखो 1 से 2। नाउ टेक्सटाइल और डिस्टिलरी का मतलब होता है जो वाइन या सॉप जो बनते हैं, जहाँ पर वाइन वगैरह बनती है उनको बोलते हैं डिस्टिलरी। तो टेक्सटाइल में 80 से 140 और डिस्टिलरीज में 122 से 170। ये कोडल प्रोविजन है, ठीक है। बट आपसे क्या पॉइंट पूछा जा सकता है यहाँ पर कि हाईएस्ट किस में होता है। अब इसी तरीके से जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट डिमांड, कॉमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। कॉमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड कितना होता है बताओ। अब 2 तरह के कॉमर्शियल सिटीज होती हैं, एक नॉर्मल कॉमर्शियल सिटी और एक हाई कॉमर्शियल सिटी। जैसे इंडस्ट्री में अगर हम कंपेयर करें तो जयपुर और रेवाड़ी को कंपेयर कर सकते हैं, जयपुर और रेवाड़ी को कर सकते हैं ना। तो इसमें से हाईली इंडस्ट्रियल सिटी कौन सी है, ठीक है, उसमें एज कंपेयर टू जयपुर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन अगर हम वहीं कॉमर्शियल एक्टिविटीज को कंपेयर करें तो हाईली कॉमर्शियल कौन सा है, जयपुर ज्यादा है। भिवाड़ी जो है उसमें इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं लेकिन कॉमर्शियल एक्टिविटीज कम है उसमें। जयपुर में कॉमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, मार्केट है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। तो ये सब क्या जाएंगे, किस में आएंगे, कॉमर्शियल एक्टिविटीज, ठीक है। तो 2 तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी है, 2 तरह की कॉमर्शियल बेस पर सिटी हो गई, नॉर्मल कॉमर्शियल सिटी और हाई कॉमर्शियल सिटी। नॉर्मल कॉमर्शियल सिटी के केस में ये जो वाटर डिमांड है, इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वाटर डिमांड, ये 20 LPCD होती है। कितनी, 20। और जैसे जैसे कॉमर्शलाइजेशन बढ़ेगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और हाई कॉमर्शियल सिटी में ये डिमांड आपकी 50 तक पहुंच जाती है, 50 तक, ठीक है। तो यही पॉइंट मेंशन करना है, चाहो तो डेफिनेशन लिखना। यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशनल, commercial buildings, commercial centers including office building, warehouses, store, hotel, shopping center, health center, school, temple, cinema, house, railway, bus stands, airport भी लिख लेना है इसमें। तो on an average a per capita demand of 20 LPCD is usually considered to meet of such commercial and water institutional water demand। कितना हो जाएगा यहाँ पर, ऑन एन एवरेज नॉर्मल कॉमर्शियल सिटी के लिए कितना आ रहा है, 20 LPCD। नॉर्मल कॉमर्शियल सिटी के लिए 20 LPCD। वहीं कितनी आ रही है हाई कॉमर्शियल सिटी के लिए, 50 LPCD। देखो दिस डिमांड में बी एज हाई एज 50 LPCD फॉर हाई कॉमर्शियल सिटी। और इसमें आपको टेबल बनानी पड़ेगी, इसमें से पूछ सकता है। जैसे हॉस्पिटल्स में क्या होता है, अगर 100 बेड से कम का हॉस्पिटल है तो उसमें डिमांड अलग होगी, और 100 से ज़्यादा है तो उस केस में अलग हो जाएगी। 100 से अगर कम है तो 340, और 100 से ज़्यादा है तो 450।
तो क्वेश्चन की फॉर्मेशन किसी भी तरीके से हो सकती है। ये टेबल आपको बनानी है और याद रखनी है। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हॉस्पिटल के अगर नंबर ऑफ बेड 100 से कम है तो ये जो डिमांड है कितनी होगी, 340। अगर बेड 100 से ज्यादा है तो उस केस में डिमांड बढ़ के कितनी हो जाएगी, 450। कितनी हो जाएगी, 450। ये तो कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा बाय लक किसी से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको ये टेबल पूरी याद रखनी है, ठीक है। हाँ बनाओ। इसमें ये स्लैश लगा हुआ है, एनिमल और स्लैश व्हीकल। कहीं एनिमल व्हीकल मत लिख देना, ठीक है, स्लैश व्हीकल मेंशन कर लिया आपने। तो इसके बाद जो नेक्स्ट डिमांड है वो कौन सी है, पब्लिक यूज, डिमांड फॉर पब्लिक यूज। अब उसमें जनरली कितना कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अरे पब्लिक यूज में 1 एलपीसीडी यूज नहीं किया जाता है। देखो यहां पर पब्लिक यूज के लिए अपन कितना कंसीडर करेंगे, 10 एलपीसीडी, जो कि टोटल वाटर कंजम्पशन का कितना परसेंट आएगा, लगभग 5%, और 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंपल सी डेफिनेशन है, दिस डिमांड इंक्लूड्स द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर पार्क, गार्डनिंग, वॉशिंग ऑफ रोड एक्सेट्रा। इस डिमांड की जो वैल्यू है वो टोटल वाटर कंजम्पशन के 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जब हम कैलकुलेशन करते हैं टोटल वाटर कंजम्पशन की, तो इसके लिए हम कितना ऐड कर देते हैं, इसके लिए हम नहीं, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए यूजुअली जब ऐड करते हैं तो 10 एलपीसीडी हम यहां रखेंगे, ठीक है। अभी तो चलो ठीक है, बट जब अपन ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करेंगे तो इसमें विजुअल भी लेके आएंगे अपन को, विजुअल से, मतलब वीडियो चला के कि किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है, उस प्रोसेस को समझेंगे। अब वीडियो तो आप बना नहीं सकते कॉपी में, तो उसको तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आसानी रहेगी, इस कंसेप्ट से पढ़ने में आपको समझने में बहुत आसानी होगी। जो भी आपका कंसर्न है, जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कई बार क्या होता है कि मैकेनिज्म को समझना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लिख के, और मुझे ऐसा लगता है कि एक तो फोटोग्राफिक मेमोरी और एक जो विजुअल मेमोरी होती है ना, वो ज़्यादा सही होती है, ज़्यादा जल्दी याद होता है उससे, ठीक है। तो आपको इन्वायरमेंट को ऐसे पढ़ाया जाएगा कि जैसे अब आगे यूनिट आएंगी, सेडिमेंटेशन कैसे हो रहा है उसका एनिमेशन या फिर जो भी रियल वीडियो है उसको यूज करके अपन देखेंगे किस तरह से सेडिमेंटेशन हो रहा है, किस तरह से फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो वहां से समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डिमांड है वो कौन सी है बताइए, फायर डिमांड। तो फायर डिमांड देखिए, मैंने आपको बताया था कि फायर डिमांड के लिए जनरली हम कितना एलपीसीडी ऐड करते हैं, 1 एलपीसीडी। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कितनी पॉपुलेशन तक, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर, इसको क्या बोलेंगे, मेरे से बोला नहीं जाता है, एक्सटिंग्विश फायर इज नॉट वेरी लार्ज, ठीक है, नहीं बोला जाता, कई बार टंग स्लिप हो जाती है इसमें। इज नॉट वेरी लार्ज, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कंजम्पशन फॉर ए सिटी ऑफ 50 लाख पॉपुलेशन, अप टू 50 लाख पॉपुलेशन, कितना ऐड कर रहे हैं, 1 एलपीसीडी। कितना, 1 एलपीसीडी। लेकिन इस 1 एलपीसीडी से जब टोटल कैलकुलेट करोगे तो एक ह्यूज अमाउंट आता है, 60 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 लाख लीटर हो जाएगा, और 60 लाख लीटर कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। बट डिमांड के रेस्पेक्ट में कि जहां हम 200, 250, 300, 450 एलपीसीडी पढ़ रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में 1 एलपीसीडी कितना है, बहुत कम है, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिए, ठीक है। तो केवल फर्स्ट पॉइंट मेंशन करना है। देखिए दूसरे पॉइंट में क्या मेंशन कर रहा है, ये हम जो ये डिमांड प्रोवाइड करते हैं ये पाइप्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, और जगह जगह पर फायर हाइड्रेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। सही सिस्टम तो यही है, वाटर सप्लाई सिस्टम का यही एक सही डिजाइन है कि आप रेगुलर इंटरवल पे फायर हाइड्रेंट्स लगाएं। आपने देखा होगा एक लाल कलर का पाइप जो है कई जगह बाहर निकला होता है,
जिसमें पाइप को कनेक्ट करने के लिए ओपन उसमें लगाया जाता है, वॉल्व लगाया जाता है, पाइप को कनेक्ट करना है, उसको हटाओ और पाइप कनेक्ट करो उसमें, ठीक है। जैसे फायर ब्रिगेड होता है, तो फायर ब्रिगेड में तो आप भर के लेके आओगे, ये तो हम सिस्टम से प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे इस जगह पे गोपालपुरा पे कहीं इस तरह की प्रॉब्लम हो गई, गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपने फायर हाइड्रेंट्स देखे होंगे रोड अलोंग द रोड। यहाँ पे अपने इंडिया में नहीं है, बट अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाओगे तो जगह जगह पर फायर के लिए, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए आपने फायर हाइड्रेंट्स लगाए होंगे रेगुलर इंटरवल पे। और इन फायर हाइड्रेंट्स में 3 जेट्स होते हैं। कितने जेट होते हैं? 3। एक तो जो बर्निंग प्रॉपर्टी है उस पे पानी छोड़ेगा, और 2 उसके साइड वाले पे, 2 कितने पे? साइड प्रॉपर्टीज पे। तो 3 जेट्स, कितने जेट्स लगे हुए हैं उसमें? 3 जेट्स लगे हुए हैं। और एक क्या करता है, एक तो जो बर्निंग प्रॉपर्टी है उस पे पानी को थ्रो करेगा, और जो 2 बचे हुए हैं ये एडजेसेंट प्रॉपर्टी जो है उनको बचाएगा, ठीक है। तो इनसे कितना प्रेशर होता है या क्वांटिटी जो होती है, प्रेशर की जो क्वांटिटी होती है वो आपसे पूछा जा सकता है। डिस्चार्ज, एक तो डिस्चार्ज कितना होता है, ठीक है, 1100 लीटर पर मिनट, और इसके अलावा जो प्रेशर बताया गया है 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि फायर हाइड्रेंट से कितना तो डिस्चार्ज निकलता है और किस प्रेशर में। क्लियर? हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, अमाउंट से रिलेटेड नहीं है, बट पूछा जा सकता है, इसलिए पॉइंट को मेंशन किया है। लिख लो आप। देखो ये तो डायरेक्ट पॉइंट है। पहला आपसे पूछा जा सकता है कि कितना एलपीसीडी ऐड किया जाता है अप टू 50 लाख, तो आंसर हो जाएगा कितना? 1 एलपीसीडी। जो फायर हाइड्रेंट्स होते हैं उनमें कितने जेट्स होते हैं? 3 जेट्स। इंडिविजुअल का फंक्शन क्या है? एक बर्निंग प्रॉपर्टी पर और 2 जो है एडजेसेंट प्रॉपर्टी पर पानी को थ्रो करेंगे, स्प्रे करेंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि जो फायर हाइड्रेंट्स होते हैं उनमें डिस्चार्ज कितना होता है। मिनिमम डिस्चार्ज कितना है इसका? 1100 लीटर पर मिनट। क्लियर? इसी तरीके से और उन फायर हाइड्रेंट्स में मिनिमम प्रेशर कितना होना चाहिए? कम से कम प्रेशर अपना 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, और डिस्चार्ज इतना अवेलेबल होना चाहिए कि जिससे रेगुलर सप्लाई कितनी हो? 4 to 5 आवर्स। क्लियर? नाउ ये जो आपके फायर डिमांड है इसको हम कुछ इंपैरिकल फॉर्मूले से कैलकुलेट भी करते हैं। डिमांड जो है पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। अब जैसे कई फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला जो होगा आपका वस्टन्स फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है कुचलिंग फॉर्मूला, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर फॉर्मूला। और अभी लास्ट पेपर में इसका क्वेश्चन भी आया था, आपसे फॉर्मूला नहीं पूछा था, उसने पूछा था कि यह फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब पॉपुलेशन 2 लाख से कम है या पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा है। अब देखो पेपर का लेवल बढ़ाने के लिए इसने क्या किया? पेपर का लेवल बढ़ाने के लिए इसने फॉर्मूला नहीं पूछा, क्योंकि पता है इसको कि बच्चों को फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला देके स्टेटमेंट पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड अप टू 2 लाख पॉपुलेशन या लेस देन 2 लाख पॉपुलेशन। तो ऐसे आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप कंपटीशन में आगे रहोगे। क्लियर? तो यहां पर एक और फॉर्मूला है, जैसे वस्टन हो गया, कुचलिंग हो गया, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर फॉर्मूला हो गया, एक है फ्रीमैन्स फॉर्मूला। कौन सा है? फ्रीमैन्स फॉर्मूला। तो जो इंपेरिकल फॉर्मूले हैं वो ये हैं आपके सामने, ठीक है। फर्स्ट वन इज कुचलिंग फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू 3182 अंडर रूट P। विजिबल है ये लास्ट में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो देखो, फर्स्ट जो दे रखा है आपको यहां पर कुचलिंग फॉर्मूला 3182 अंडर रूट P। अब इसमें इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है, पहले वो ध्यान से सुनो। जितने भी इंपेरिकल फॉर्मूले हैं वो Q और P 2 पैरामीटर पे डिपेंडेंट है। Q आपसे कैलकुलेट करवा रहा है, ये Q आपसे कैलकुलेट करवा रहा है। Q का मतलब है डिस्चार्ज, फायर डिस्चार्ज। और हमेशा ध्यान रखना, जितने भी फॉर्मूले आपको यहां टेबल में हैं या स्लाइड में दिख रहे हैं, इन सब की यूनिट जो होगी डिस्चार्ज की लीटर पर मिनट में। बहुत इंपॉर्टेंट, किसमें? लीटर पर मिनट। जो फायर डिमांड आप कैलकुलेट करोगे वो किसमें होगी? लीटर पर मिनट में, लीटर पर मिनट में। और दूसरी बात, जितनी बार पॉपुलेशन यहां पुट करोगे फॉर्मूले में, ये पॉपुलेशन होगी थाउजेंड्स में।
क्या होगी? थाउजेंड्स में। सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न, जैसे कुचलिंग फॉर्मूला में 3182√P, तो Q हेयर Q इज इक्वल टू लिखा होगा अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन लीटर्स पर मिनट, लीटर पर मिनट, क्योंकि हमारे दिमाग में Q को लेके एक ही फिल्म सेट है अभी तक, और वो है क्यूमैक, लीटर पर मीटर क्यूब पर सेकंड, लीटर पर डे, इस तरह की यूनिट हमको याद है। लेकिन लीटर पर मिनट एक स्पेशल टाइप की यूनिट है, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला है, यहां पर एक फैक्टर मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब हमने यूनिट को पहले ही कन्वर्ट कर रखा है। पॉपुलेशन है 1000 में, ध्यान रखेंगे पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, कुचलिंग फॉर्मूला। नेक्स्ट है फ्रीमैन्स फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू 1136 py5 प्लस 10, कई जगह आप इसको py10 भी पढ़ोगे, ठीक है, ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, आपको कई जगह py5 भी मिलेगा, कई बार py10 भी मिलेगा, जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें py5 दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका एक तो ये है कुचलिंग फॉर्मूला, और दूसरा ये है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर फॉर्मूला। कंप्लीट पूरा नाम अगर लिखेंगे इसका, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर फॉर्मूला, NBFU फॉर्मूला। और इस बार जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, फॉर्मूला दिया था फॉर ए सेंट्रल कंजेस्टेड वैल्यूड हाई वैल्यूड सिटी, ठीक है, ठीक है, कैसा है? फॉर ए सेंट्रल कंजेस्टेड हाई वैल्यूड सिटी, और पॉपुलेशन कितनी है? लेस देन, इस बार ये स्टेटमेंट दिया था पॉपुलेशन लेस देन 2 लाख, जिसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल है। पॉपुलेशन ग्रेटर देन 2 लाख में एक प्रोविजन दे रखा है, डायरेक्ट एक प्रोविजन दे रखा है, और प्रोविजन क्या है? एक प्रोविजन 54600, कितना हो गया ये? 54,600 लीटर पर मिनट में बी मेड विद एन एडिशनल प्रोविजन, ठीक है। तो फॉर्मूला एप्लीकेबल है आपका जब पॉपुलेशन 2 लाख से कम है, और ये आपसे पूछा गया है इस बार जो एग्जाम हुआ था, राजस्थान जेईई का एग्जाम हुआ था, आई थिंक या तो डिग्री में पूछा था या डिप्लोमा में पूछा था, लेकिन पूछा जरूर था। किस में पूछा था? ये कुचलिंग वाला फॉर्मूला पूछा था, और डिप्लोमा में इससे रिलेटेड पूछा था। क्वेश्चन गलत था? नहीं नहीं, वो अच्छा, वो तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, उसने तो जो आंसर दिया था उसमें फॉर्मूले में 1000 में पुट ही नहीं किया उसने, और कुछ और ही आया था उसका आंसर, ठीक है। वो नहीं, मैं एक और स्टेटमेंट आया था, क्योंकि मुझे याद है सॉल्यूशन बनाया था उसका, तो ये क्वेश्चन आया था, और उसमें पूछा था कि ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, ठीक है, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था उसने। अभी तक तो हम क्या पढ़ते हैं? फॉर्मूला, अभी तक हम फॉर्मूला पढ़ते आए, लेकिन इस बार उसने स्टेटमेंट दिया था, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल अप टू सॉरी लेस देन 2 लाख पॉपुलेशन, ग्रेटर देन 2 लाख पॉपुलेशन, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, इस तरह का उसने एक क्वेश्चन बनाया था। इसी में एक और फॉर्मूला है आपका, कौन सा? देखिए, बर्नस्टर्न्स फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आप नोट डाउन कीजिए, और ये जो कटिंग है ये कोड की कटिंग है, ठीक है। हाँ, सब में, तभी तो लिखवाया मैंने यूनिवर्सली कि आप Q लीटर पर मिनट और P थाउजेंड्स में। इसमें देख लीजिए, इसमें किसमें, यहां कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन ये किसमें होगी? थाउजेंड्स में होगी। यहां मेंशन कुछ भी नहीं है, √P किसमें होगी? थाउजेंड्स में होगी। तो एक बार ही सारे फॉर्मूले लिख के लास्ट में लिख लेना स्टार करके कि पॉपुलेशन थाउजेंड्स में है और डिस्चार्ज किसमें? लीटर पर मिनट में। तभी तो क्वेश्चन गलत हो गया हमारा, जो एग्जाम में उसने उसको देना चाहिए था, उसने क्वेश्चन गलत लिख दिया। क्वेश्चन गलत था नहीं, वो लैंग्वेज में मिस्टेक हो गई, जो वैल्यू दे रखी थी ना उसके पीछे लिखना चाहिए था 1000, और तब वो आंसर आ जाता। अब उसने पॉपुलेशन 1000 में दी नहीं, हम पुट करेंगे तो उसका 1000 बना देंगे। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे अच्छे से। फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए। जो सेकंड स्टेटमेंट है, जब पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा है, ए प्रोविजन ऑफ 54,600 लीटर पर मिनट में बी मेड विद एन एडिशनल प्रोविजन, तो वो सेकंड फायर के लिए। इसका फॉर्मूले का नेशनल बोर्ड ऑफ
ऑफ फायर अंडर राइटर फॉर्मूला, फायर अंडर राइटर फॉर्मूला क्या इक्वल, इसमें यहां पर इसमें इक्वल टू एंड लेस देन में ये वाला करना, ठीक है, ग्रेटर देन 2 लाख, ये बोलता है अप टू, तो अप टू में ये ऊपर वाला फॉर्मूला। देखो हमारा यहां पर खड़े होने का एक ही मतलब है, अगर आप बुक्स देखेंगे तो बुक्स बहुत बड़ी हैं, ठीक है, और इतने एग्जाम अब हमारे सामने हो चुके हैं, उनको देखते देखते मतलब आप जब एग्जाम देते हैं तो हमें पता है कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बस अभी आपको कंटेंट सारा लिखना है, लेकिन मैं जैसे बोलता हूं ना कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको वाकई में हाईलाइट करके रखा करो। मुझे पता है कि पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन कैसे पूछता है, और अब जब नए तरीके से पूछा है तो कैसे पूछा है, इसलिए सारे पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस रहें। मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे वाटर डिमांड पढ़ाई तो उनमें आईएस कोड प्रोविजंस लिखा है, वो सारे आईएस कोड प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है। अब जो लास्ट बचा है आपका, ये फायर डिमांड कंप्लीट है, अब क्या है, तो नेक्स्ट जो डिमांड है उसका नाम लिखो पहले, इसमें तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा, लिखो आप, मेंशन कर लिया आपने, और लास्ट में इसको स्टार करके लिखना है, इसको ध्यान से बिल्कुल फोकस रहें इस पे, जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो सबसे ज्यादा फोकस आपका इन पे हो कि भाई जो डिस्चार्ज है वो किस में होगा, लीटर पर मिनट और पॉपुलेशन 1000 में, क्योंकि जब लास्ट टाइम जब क्वेश्चन आया था तो बच्चों के आंसर तो सही आ रहे, क्योंकि उन्होंने तो जो वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट पुट कर रखी है, फिर जब मैंने सोल्यूशन किया तो उसके बाद में मुझे गाली दे रहे हैं, आपका गलत है हमारा सही है। और वो मान देखो, एग्जाम देने के बाद में हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है, आंसर जो है वो कैसे भी सही हो जाए, कैसे भी, ठीक है, पता है कि ये गलत हो गया, लेकिन मानने को मन जो है मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें जो वैल्यू थी अंडर रूट आई थिंक 50 या कुछ 2500 थी क्या, ऐसे ये था, और कौन सा फॉर्मूला था, कुचलिंग फॉर्मूला 3182, 3182, ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब इसमें बच्चे ने सॉल्व सही कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि पॉपुलेशन 1000 में पुट करनी है, और उसने कहा था कि पॉपुलेशन इज इक्वल टू 2500, ऐसे लिख रखा है उसने, पॉपुलेशन इतनी है, बताइए वाटर डिमांड कितनी होगी, तो Q इज इक्वल टू, और लीटर पर मिनट में ही पूछा था, तो अंडर रूट कुचलिंग फॉर्मूले से 3182 अंडर रूट P। अब जब आप इसको पॉपुलेशन को पुट कर रहे हो तब आंसर आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि वो खुद लिखना भूल गया, दिस इज 2500, 2500 ऐसे था ये, अगर ऐसे लिखता तो क्वेश्चन भी सही था, आंसर भी सही था। अब जिन बच्चों ने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया, भाई 2500 पुट करेंगे तो अंडर रूट 50 आ जाएगा, वैल्यू 50 आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये गलत था, क्यों गलत था, क्योंकि इसमें हम पॉपुलेशन को किसमें पुट करते हैं, थाउजेंड्स में, और जब पॉपुलेशन को 1000 में पुट करेंगे तो ये आपका आएगा फिर 2.5, 2500 की जगह कितना हजार लिख सकते हो, 2.5000 लिख सकते हो ना, तो जब आप ये पुट करोगे तो गलत हो जाएगा, तो वहां वो क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, या तो वो लिखना भूल गया, या तो 3 जीरो लगाना भूल गया, या फिर इस तरह से 1000 लिखना भूल गया, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, फोकस रहेंगे। बट इस तरह क्वेश्चन जब मिसप्रिंट होता है या कोई लॉजिकली फॉल्ट होता है तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, फिर आपको उसको बोनस मिल जाता है, क्लियर। तो लास्ट है, नेक्स्ट और लास्ट डिमांड लिखो, डिमांड लिखो, डिमांड, डिमांड टू कंपनसेट, to compensate the losses, compensate the losses in
वेस्ट एंड थेफ्ट, इन वेस्ट एंड थेफ्ट। तो देखिए इसका जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं वेस्ट और थेफ्ट के लिए, तो इसकी वैल्यू जो है वो 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये 15% जो है वो नियरली 55 एलपीसीटी के आसपास आता है, नहीं मेंशन है इसमें 55, ये रहा, विच इज नियरली 55 एलपीसीडी। दिस इंक्लूड द वाटर लॉस्ट इन लीकेज ड्यू टू बैड प्लम्बिंग, stolen water due to unauthorized connection and other losses and waste. Clear? Now even in the best managed water work, this amount may be however as high as 15% of the total water consumption, which is nearly कितना 55 LPCD। तो परसेंटेज भी बता रखा है और अमाउंट भी बता रखा है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि टोटल वाटर डिमांड कितनी है। तो अब आपको कितना याद है, चलिए चेक करते हैं। तो आपने क्या 750 आएगा? नहीं भाई, कि आपको टोटल वाटर कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट करना है वो थोड़ा समझना है। तो 335 के आसपास आएगा। अभी देखते हैं कैसे आएगा। देखो लिख लिया आपने, ये नहीं लिखा? लिखो लिखो, मेंशन करो। और इन नोट्स के अलावा आपको कोई बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि अब मैक्सिमम कंटेंट जितना हो सकता है ना आप तक पहुंच जाएगा। पहले मैं ये टेबल वगैरह नहीं बनवाता था, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट फिर भी पूछ लेता था। तो अब ये टेबल भी इंक्लूड कर ली इसमें। बाकी जितने तरह से इसको मैनिपुलेट कर सकता है वो सब कुछ आपके सामने है इसमें। अब समझो टोटल वाटर कंजम्पशन क्या होता है। टोटल वाटर डिमांड, नेक्स्ट जो हेडिंग है 6 के अलावा सब हेडिंग लिख सकते हो आप, इसको छोटी सी हेडिंग टोटल वाटर डिमांड लिखो। टोटल वाटर डिमांड, तो बस सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज द सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ वाटर डिमांड। अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो क्या निकल के आएगी? टोटल वाटर कंजम्पशन। तो लिखें आप इसमें टोटल वाटर डिमांड, it is sum of, it is the sum of all types of water demand, all types of water demand। तो for an average or normal, for an average or normal Indian city, ठीक है, इंडियन सिटी के लिए आप कंप्लीट लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। पहला डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितनी होगी फॉर एन एवरेज इंडियन सिटी? 135 लिखोगे या 200 लिखोगे? आप डिसाइड कर लो। 135 के फेवर में कितने लोग हैं? आप गरीब हो या अमीर? क्या मानते हो अपने आप को? ऐसे लोगों को कुछ नहीं हो सकता जो बीच का जवाब दें। मैंने तो ऑप्शन ही नहीं दिए, मैंने पूछा गरीब हो या अमीर, ठीक है? ये बीच का क्या होता है? इसलिए आपसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में क्या है? शौचालय है। तो हर घर में फुल फ्लशिंग सिस्टम लग चुका है। तो ऑन एन एवरेज इंडियन सिटी में जो भी पॉपुलेशन है वो इस केस में हम हाईली क्या बोलते हैं, HIG, हाई इनकम ग्रुप में जाएंगे। तो कितना आएगा? 200 आएगा।
200 LPCD। ठीक है। ऑन एन एवरेज इंडियन सिटीज कैसी हैं? हाईली इंडस्ट्रियल या नॉर्मल इंडस्ट्रियल? नॉर्मल है। 50 में से कोई 2 सिटी इस तरह की आएंगी आपकी जो हाईली इंडस्ट्रियल होंगी, बाकी तो सब नॉर्मल ही हैं। तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 LPCD। नेक्स्ट कॉमर्शियल की अगर हम बात करें तो कैसी है? नॉर्मल, बिल्कुल। कॉमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल तो कितना लिखूं? 20 LPCD। नाउ फोर्थ वन इज पब्लिक यूज डिमांड फॉर पब्लिक यूज, और मैंने इसका आपको राउंड फिगर बता रखा है। एक कितना है? 10 LPCD। वेस्ट एंड थेफ्ट में अभी लिखा है थोड़ी देर पहले कितना? और 6 फायर डिमांड जनरली कितना है? 1 LPCD। 1 LPCD। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो टोटल वाटर डिमांड कितना आ रहा है? 336, यही आ रहा है। 336 जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 336। एज पर IS कोड द टोटल वाटर कंजम्पशन इज 335 LPCD। 335। मैं तो टोटल की बात कर रहा हूं अब। नहीं, उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना, जो उसकी डिटेल है ना पहले वो आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चन में उसने दे रखा होगा फॉर LIG कॉलोनी। ठीक है, LIG कॉलोनी के लिए 135, नॉर्मल के लिए हम जो कंडीशन में है वो नॉर्मल कंडीशन है तो उसमें 200 है, और अगर मैक्सिमम पूछे तो 225 कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे हमको। और रेगुलर रखेंगे, एक क्लास छोड़ने का मतलब है कि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे बिगड़ेंगे फिर आपके। ठीक है, लिंक होते हैं। अब जैसे आपने टोटल वाटर डिमांड कैलकुलेट किया 336 आया, लेकिन एज पर IS कोड कितना होता है? एज पर IS कोड टोटल वाटर डिमांड इज इक्वल टू, इसी तरह से लिख लेते हैं, 335 LPCD।